हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय और आज हम आपको पंचकर्म के बारे में बहुत सारी विशेषताएं, क्यों ये कारगर है और हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति में जो इसको इजाद किया गया हमारे भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा, और क्यों इसे विदेशों में भी आत्मसात किया जा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर कामिनी सोनी मैम मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक अलग सा ग्लो मैम के चेहरे में नज़र आ रहा है, ये पंचकर्म का ग्लो है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप कितनी भी आउटर ब्यूटी का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो हमारे आयुर्वेद में जो पद्धतियाँ बताई गई हैं, जो जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि आयुर्वेद को माना गया है एक डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस। आपके शरीर से जितने भी विकार हैं वो उसे दूर करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर तरोताज़ा रखता है। तो आइए मैम से ही जानते हैं पंचकर्म के बारे में। मैम, पंचकर्म को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत से लोग जो कि अब अवेयरनेस ज़्यादा है, सोशल मीडिया में भी पंचकर्म को लेकर बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जिनको लेकर लोगों को लगता है कि वाकई ये पद्धति बहुत कारगर है। पंचकर्म है क्या, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। पंचकर्म के बारे में काफ़ी आप सब लोगों ने सुना होगा। पंचकर्म जब जैसे हमारे शरीर में जो सारी बीमारियां होती हैं वो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। उन दोषों के बढ़ जाने से बीमारियां होती हैं, है ना। जब वो दोष कम अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ, सामान्य अवस्था में होता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। जब ये बढ़ जाते हैं या इनकी कमी हो जाती है तो शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, विकृत अवस्था कहते हैं उसको, है ना। तो जब शरीर में दोष कम मात्रा में बढ़ते हैं तो उनको हम दवाइयाँ खिला देते हैं, दवाइयों से आराम हो जाता है। लेकिन जब दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस समय उनको ऐसा करना चाहिए कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए ना। जैसे अब कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो उस गंदगी को बाहर निकाल दिया जाए। तो इसमें जैसे कफ दोष बढ़ जाता है, उसका स्थान अपना उरग प्रदेश में होता है। तो अगर कफ में अगर बढ़ जाता है तो उसमें इसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी, बहुत ज़्यादा लगातार सर्दी जुकाम होना, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो उसको हम पेशेंट को इंड्यूस वॉमिटिंग दवाइयाँ पिला के उसको ज़्यादा उल्टियाँ करा देते हैं। तो जितना शरीर में कफ है वो बाहर निकल जाता है। अगर थोड़ा सा कफ रहता है तो अपन दवाइयाँ देके उसको कफ को दबा देते हैं और पेशेंट को आराम मिल जाता है। कि जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वमन कराते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग जिसको हम कराते हैं। और ऐसे पित्त बढ़ जाता है जिसका स्थान पेट में होता है, पित्त बढ़ जाता है तो उसको हम लूज मोशन ऐसे काढ़े पिलाते हैं जिसके द्वारा पेशेंट को दस्त लग जाते हैं। तो पेट में जितना भी पित्त होता है, गर्मी होती है उसके शरीर में, तो वो सारे गर्मियाँ, पित्त दोष जो है शरीर से बाहर निकल जाता है और पेशेंट को काफ़ी आराम हो जाता है। तो पंचकर्म बायो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर का पूरा शोधन प्रक्रिया होती है। ये मुख्य रूप से काम करता है। साथ ही बहुत सारे शरीर में जो बीमारियाँ होती हैं वात, पित्त, कफ दोषों के बढ़ने से, तो उनको भी पंचकर्म के द्वारा ठीक किया जाता है, उन बीमारियों को दूर किया जाता है। तो बिल्कुल, वात, पित्त, कफ ये हमारे शरीर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको एक आयुर्वेद विज्ञान पद्धति से जो प्रोफेसर्स हैं, जो गुरु हैं, वो ही समझ सकते हैं। इसलिए आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लगातार मैम ये भी देखने आया है कि हम पढ़ लेते हैं कहीं पे, अधूरा ज्ञान लेकर वो चीज़ें करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस में ही पंचकर्म करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और साथ ही किस तरीके से आपके शरीर में जो भी विकार आए हैं। एक सवाल मैम विकारों से जो है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा जो आजकल की खान पान की पद्धति हो गई है, जो हमारी डेली रूटीन्स हो गए हैं, हम रात को जागते हैं, दिन में देर से उठते हैं, वॉक नहीं करते, खान पीन की सब कुछ मतलब टोटल एक डिसबैलेंस चल रहा है। तो इसको लेकर आयुर्वेद में हम किस तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि जैसे मेरा ही प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती क्योंकि एक नॉर्मल एक आदत में आ गया है। तो क्या इसका भी इलाज आयुर्वेद में पंचकर्म में मौजूद है? जी बिल्कुल सुनीता जी। आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई गई है कि दिन में हमको कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए वो बताइए। ऋतुचर्या, ऋतुओं के अनुसार हर ऋतु में वर्षा शुरू होती है तो हमें कौन सा, वर्षा ऋतु में हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसका भी वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो हमको इसमें क्या क्या खाना पीना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी व्यायाम किस तरह का करना चाहिए, पूरी जीवन शैली के बारे में आयुर्वेद में डिस्क्राइब किया। स्वस्थ वक्त जो हमारा विषय है उसमें यही सारी चीज़ें, कौन सा योग किस बीमारी के लिए करना चाहिए,
चाहिए और कौन सा किस ऋतु में कैसा खाना पीना होना चाहिए, कैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए और कितना व्यायाम करना चाहिए। हर बीमारी में इंडिविजुअली योगा बताया गया है, तो हमको किस बीमारी में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में। और अगर हम इन सबको फॉलो करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, इसका मतलब होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ बनाए रखें अपन, है ना, उसको स्वस्थ हमेशा। ऐसा आयुर्वेद में पूरा बहुत सारा जो जीवन शैली का आपने नाम दिया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर वो एक अच्छी सी दिनचर्या को और ऋतु के हिसाब से जो बताया गया है उसका पालन करे तो व्यक्ति उस ऋतु में बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, है ना, और उसको कोई बीमारियां नहीं। जो हमारा आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, पंचकर्म जो कि आयुर्वेद का एक भाग है, उसमें अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो हम स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहेगा और जो बीमार है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को हम सबको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए और इसके हिसाब से ही अगर हम हमारी जीवन शैली, हमारे खाने पीने को जितना हो सकता है, पूरा 100% तो नहीं हो पाता, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम सब बहुत बिजी रहते हैं, हमारा रूटीन बहुत बिजी रहता है, तो हम पूरा ना फॉलो कर सकें, जितना भी पालन कर सकते हैं उतना पालन कर सकेंगे तो हमको समय पे नींद भी आएगी और हम स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर बात कामनी मैडम ने कही कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पंचकर्म आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से आप हमेशा आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप चिरयौवना बने रहे, तो अगर आपने वो पद्धति अपनाई तो आपके जीवन में वो बिल्कुल आएगा। और दूसरा, अगर आपको कोई विकार है, कोई मानसिक तरीके से अगर आपको, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा आजकल रोग हो चुका है, तो क्योंकि डिप्रेशन को लेकर क्योंकि इतना प्रेशर है जीवन में, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन आ गया है, तो इसको लेकर आयुर्वेद में पंचकर्म में आप कौन से थेरेपीज कराते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर मुझे डिप्रेशन है तो अगर मैं आपके पास आती हूँ तो कौन से ऐसे थेरेपीज जो हैं वो आप करेंगे जिससे मुझे रिलीफ महसूस हो? जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कोविड के पश्चात बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, लॉस ऑफ मेमोरीज और डिप्रेशन, ये बड़ा ही कॉमन हम लोग को डे टू डे हमारी ओपीडी में जब हम बैठते हैं पेशेंट देखने के लिए, तो ये सारे पेशेंट हमें बड़ी तादाद में मिलते हैं। इसके अलावा ये पोस्ट कोविड बहुत सारी समस्या, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और किसी को ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, इस तरह कन्फ्यूजन होना और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और भी अदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रही पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कि और ऑस्टियोआर्थराइटिस मिल रही है। तमाम तरह की परेशानियां कोविड के पश्चात, जिसको कोविड हो चुका है, जिसने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए हैं या बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज रहा है, तो उसको तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी तकलीफ़ें आज के समय में बहुत सारे ऐसे रोगी मिल रहे हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि आपने पूछा कि डिप्रेशन, इंडिविजुअल डिप्रेशन के बारे में अगर आप बात कर रही हैं तो डिप्रेशन में शिरोधारा का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। मूर्ध तेल कहते हैं, जो सिर पे तेल लगाना कहते हैं, उसको आयुर्वेद में मूर्ध तेल बताया गया है। तो उसके कई बहुत तरीके से कराया जाता है। जैसे शिरोधारा कराने के लिए आपको समय नहीं मिलता तो सर में तेल की मालिश भी बताई गई। विभिन्न तरह के तेल सर में हम ठंडा तेल का प्रयोग करते हैं, शरीर में हम प्रेफर करते हैं ऐसे तेल जिनकी तासीर ठंडी है ना, तो ठंडे तेल और जिनकी तासीर भी ठंडी है और उनको ज़्यादा गर्म तेल भी सर में प्रयोग नहीं करते। सर हमारा बहुत ही नाजुक हिस्सा है ना, तो उसमें हम थोड़ा गर्म तेल और गर्म तासीर वाले तेल दोनों ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसका सर पे मालिश भी कराते हैं। और एक पीछू होता है, रुई में थोड़ा सा तेल भिगो, जैसे छोटे बच्चों को हम लगाते हैं, उसको हमारे फोर हेड में रख के बांध देते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक हो सके उसको बांधेंगे, उसको शिरो पीछू कहते हैं। और एक शिरोवस्ती करके भी पंचकर्म का प्रकार होता है, उसको जैसे वेटर्स जो कैप लगाते हैं और वैसी कैप में हम लेदर कैप होती है, उसमें तेल को भर दिया जाता है, जिससे पेशेंट के सर के कांटेक्ट में लगातार बना रहता है। 40 मिनट तक करते हैं, जब तक कि पेशेंट की आंखों से पानी ना आने लगे तब तक करते हैं। आंखों से नाक से पानी ना आने लगे तब तक उसको करते हैं। तेल जो होते हैं ये किस तरीके के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं या नहीं मैडम, ये सारे तेल जो होते हैं हम जो तिल तेल को बेस बना के उनको दवाइयों के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। ऐसी औषधियाँ जो हमारे ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद हैं, ऐसी औषधियाँ जो हमारे याददाश्त को बढ़ाती हैं, ऐसी औषधियाँ जो हमारे ब्रेन के स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। जैसे अश्वगंधा हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेस को कम करता है, ब्राह्मी हमारी याददाश्त को तेज करती है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, यष्टि मधु, ये सब बहुत अच्छे ब्रेन टॉनिक्स हैं। तो इन सारी दवाइयों के द्वारा उस तिल तेल को पका कर
है ना। और चंदन है, बला है, तो ये सारे चंदन बला लाक्षादी तेल है, क्षीर बला तेल है, ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा पोषण भी प्रदान करते हैं और हमारे दिमाग को ठंडा भी रखते हैं। तो इन सारी एंग्जाइटी और न्यूरोसिस डिप्रेशन के केस में, एंग्जाइटी चित्तोद्वेग जिसको हम कहते हैं, उन सारे केसेस में इन सारी दवाइयों का सर में प्रयोग। जैसे आपको टाइम नहीं है पंचकर्म कराने के लिए, है ना, तो आप घर में भी उस तेल की प्रतिदिन शाम को सोते समय सर की मालिश कर सकते हैं, है ना। और सिंपल सी रुई को, जैसे रोटी के आकार में रुई को काट के उसमें तेल को, जैसे अपन घी में, रोटी में घी लगाते हैं, ऐसे रख के यहाँ पे रख के एक कपड़े से, बैंडेज से उसको बांध लीजिए, तो वो सर के कांटेक्ट में वो रुई हमेशा बनी रहेगी। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, इसको शिरो पीछू कहते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपके सर के कांटेक्ट में रहेगा तो वो अपनी औषधियाँ, जो मेडिकेटेड ऑयल है, तो जो मेडिसिन है वो अपना काम करेंगी। तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, शिरोधारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर में, फोरहेड में, यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में धारा, तेल की धारा गिराई जाती है। तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स तक गिराते हैं, जिससे पेशेंट को जो एंग्जाइटी, पेशेंट जो जिसने कभी सोया भी नहीं है, जैसा कि आप कह रही हैं कि नींद नहीं आती है ना, तो या डिप्रेशन है, इससे में पेशेंट को इसका सबसे अधिक फायदा, ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है गर्म तेल से। वहाँ जो वेजोडाइलेटेशन प्रक्रिया हो जाती है, और जो वैद्य औषधियाँ हैं, जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बला, यष्टि, मधु, अश्वगंधा, इन सब औषधि से सिद्ध तेल होता है। तो इससे, इस तरह से पेशेंट को नींद भी आती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन भी दूर होता है और पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल, तो बहुत ही फ़ायदेमंद और कारगर पद्धति है पंचकर्मा। और यहाँ पर मैम एक सवाल ये आता है, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस को लेकर, ये कहा जाता है या ये दिमाग में विचार होता है कि एलोपैथी अगर हम जाते हैं, हमें कोई पेन हो रहा है, हमें कोई तकलीफ हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देंगे और वो पेन हमें 1-2 डोज में, 3 डोज में ठीक हो जाता है। लेकिन जो पंचकर्म है उसको लेकर एक पूरी प्रोसेस होती है, सिटिंग्स होते हैं, तो क्या बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों में, या इसलिए लोग थोड़ा बचना चाहते हैं इसको लेकर कि हाँ कारगर तो है, ये वो मानते हैं, लेकिन इसमें आना नहीं चाहते, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए सुनीता जी, सबसे पहले तो हमको इससे, हमारे देश की पद्धति है, हमारी आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है, सबसे पहले ये हमारी अपनी चीज़ है, तो इसके प्रति हम सबका स्नेह, इसके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, जो कि आजकल मैं लोगों में देख रही हूँ। दूसरी चीज़, हमारी पद्धति में कोई साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल होंगे, 1% या 2%। कभी किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी हुई तो देखा, इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने कभी भी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए नहीं देखा। सही तरीके से अगर कोई भी पंचकर्म पद्धति, कोई भी औषधि सही मात्रा में, सही समय में की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम होते हैं। और इसमें अगर हम ये बात करें कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तकलीफ़ कितनी ज़्यादा, आपकी तकलीफ़ कितने सालों पुरानी है। जैसे कि हम बात करें, घुटनों की तकलीफ़ है, पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के लिए बताया गया, और उसमें अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि पंचकर्म पद्धति के द्वारा उसका नी रिप्लेसमेंट रोक लिया जाए, उसको पेशेंट को ऑपरेशन की वजह से बचा दिया जाए, तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि पेशेंट को सालों से तकलीफ है, उसकी हड्डियाँ बहुत वीक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है, उसकी हड्डी में जो गैप है, जो साइनोइड फ्लूइड होता है वो एकदम बहुत कम हो चुका है, घुटने आपस में रगड़ रहे हैं। तो इस पद्धति को अगर हम नॉर्मल करना चाहेंगे, इसमें हम मदद पहुँचाना चाहें पेशेंट को, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को, यंग पेशेंट है, 30 साल का, 40 साल का, अचानक 1 महीने से दर्द हो रहा है, 15 दिन से दर्द हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट में बहुत जल्दी 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन पेशेंट पंचकर्म कराएगा तो उसको आराम मिल जाएगा। और पंचकर्म पद्धति बहुत महंगी भी नहीं है, इस बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जनरल पंचकर्म भी है और डीलक्स भी है, सुपर डीलक्स भी है। तो अगर जो व्यक्ति, जिसके लिए मुश्किल है अफोर्ड करना, तो जनरल पंचकर्म भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमल है। और बहुत सारी आजकल सरकारी योजनाएँ चल रही हैं, उसके तहत भी पेशेंट को काफ़ी कम खर्चे में पेशेंट का पंचकर्म हो जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना है और इस सारी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, जिन पेंशनर स्कीम है, उसके द्वारा पेशेंट को काफ़ी सारा फ़ायदे भी मिलते हैं। और जो बहुत, और जिनको चाहिए बहुत हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में कराना, तो सुपर डीलक्स पंचकर्मा भी है। तो जिस हर व्यक्ति के लिए पंचकर्म अवेलेबल है, गरीब से गरीब के लिए पंचकर्म सुविधा अवेलेबल है। और अभी जो अलग तरीके से चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय, प्राइवेसी, हाइजीन और ज़्यादा मेंटेन करना चाहे, उनके लिए पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर आप चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जिसको हम जड़ से इलाज चाहते हैं, क्योंकि एक इलाज होता है जिसमें आपने पेन किलर्स ले लिया, आपने दवाई खा ली, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर आपके शरीर के लिए बहुत नुकसान हो सकता है एलोपैथी अगर आप करते हैं तो। लेकिन आयुर्वेद का जो ये पंचकर्म पद्धति है, इसमें आप की जो भी बीमारी है वो जड़ से खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत की देन है और जिसको विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। मैम एक सवाल और, क्योंकि कहा जाता है असाध्य जो बीमारियाँ हैं
जैसे मानसिक रोग हैं या बहुत सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं, क्या उनके लिए भी, क्योंकि जैसे शिज़ोफ्रेनिया है जिनको डॉक्टर सीधे कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको हम कोई इलाज मतलब सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हैं, कुछ होगा नहीं, तो क्या आयुर्वेद का पंचकर्म है उसमें कुछ इस तरीके की प्रोसेस है या आपने ऐसे कोई पेशेंट्स अब तक पहुँचे? जी मैम, बहुत सारी ऐसी बीमारी जहाँ पे एलोपैथिक पेशेंट डॉक्टर्स के द्वारा, एलोपैथिक डॉक्टर्स से और आयुर्वेद सभी पद्धतियाँ अच्छी हैं, सबकी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। किसी पद्धति के बारे में हम गलत नहीं कहेंगे। एलोपैथी की अपनी विशेषताएँ हैं, आयुर्वेद की अपनी विशेषताएँ हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ एलोपैथिक डॉक्टर्स द्वारा घुटना बदलने के लिए सलाह दे दी जाती है, कमर की लंबर जो प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क के लिए सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सर्जरी एडवाइस करती है। ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ चिकित्सालय में आते हैं और आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा की पद्धति के द्वारा जो उनका डिस्क हार्निएशन हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, चल नहीं पा रहे, ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है जिनको काफ़ी आराम मिल रहा है, पूरे ठीक हो गया। आज सालों बाद भी वो हमको मिलने आते हैं और वो पूरी तरह से ठीक है। जिनको सर्जरी एडवाइस की गई थी वो पेशेंट आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ पेशेंट जिनको घुटनों पे बदलने के लिए भी सलाह दी गई कि वो भी नियमित रूप से रेगुलर पंचकर्म कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी आराम है घुटनों में, उनको ऑपरेशन उनको नहीं कराना पड़ा और उनका घुटने काफ़ी ठीक है, आराम मिल रहा है। सोरियासिस के पेशेंट जहाँ पे स्किन डिसीजेज हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलोपैथी में ट्रीटमेंट अलग तरीके के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें आयुर्वेद पद्धति के द्वारा सोरियासिस के पेशेंट्स को काफ़ी आराम दिया जाता है। पंचकर्म पद्धति के द्वारा वमन और विरेचन करके, जैसा कि मैंने बताया, उनको डिटॉक्स करके उनके जो दोष इकट्ठा हो गए उनके शरीर में, उन सारे दोषों को शरीर से बाहर निकाल कर इंड्यूस वॉमिटिंग कराकर और इंड्यूस लूज मोशंस कराकर और मेडिकेटेड एनिमा देकर, सारा ये जो पंचकर्म पद्धति हमारा 5 तरह का, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग वमन है जिसको इंड्यूस वॉमिटिंग कहते हैं, विरेचन है, इंड्यूस्ड लूज मोशंस है, मेडिकेटेड एनिमा काढ़े के द्वारा जो दिया है उसको नीलूवस्ती कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा जो तेल के द्वारा कराया जाता है उसको अनुवासन वस्ती कहते हैं, और नाक में जो मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है उसको नस्य कहा जाता है। तो ये सारे पंचकर्म प्रोसेस के द्वारा पेशेंट को जो जिन बीमारियों का एलोपैथिक में जैसा कि मैंने बताया मना कर दिया गया, सर्जरी बताई गई, उनमें पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। उनके ऑपरेशंस डाले जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इनमें तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है पेशेंट को और बहुत कम समय में बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो बिल्कुल बहुत कम समय में, हालांकि समय जो है वो हर पेशेंट पर, जो जिनको जिस तरीके की बीमारी है, आई थिंक उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। तो आयुर्वेद की जो पंचकर्म पद्धति है बहुत ही कारगर है, जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें, और अगर आपके जीवन में कोई विकार आ गया है, चाहे वो दिनचर्या से रिलेटेड हो या जो खान पान है हमारा वो नियमित नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो चुकी है, तो आप पंचकर्म का सहारा ज़रूर लें। पंचकर्म कैसे किया जाता है मैम ने हमें बताया ज़रूर है, हम आपको दिखाएंगे भी कि आखिर किस तरीके से उसे किया जाता है, चाहे वो शिरोधार हो या फिर पंचकर्म की जो 5 पद्धतियाँ हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है किसी पेशेंट पर, किसी मरीज़ पर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और आपको लेकर चलते हैं पंचकर्म थिएटर। तो कामनी मैम बताएंगे कि कैसे उसे इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पंचकर्म पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। पंचकर्म थिएटर आ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग ये कैबिनेट्स बने हुए हैं जहाँ पर अलग अलग थेरेपीज की जा रही हैं। आइए कामनी मैडम से जानते हैं कि मैम ये जो थेरेपी की जा रही है ये कौन सी थेरेपी है और इसमें क्या फ़ायदा मिलता है पेशेंट को? ये जानुवस्ती है, इसमें पेशेंट को उड़द के आटे की पूरी दीवार बनाई हुई है, इसके अंदर तेल डाला है, कोटम चुगादी तेल है ये, और कॉटन इसलिए डालते हैं कि पेशेंट को डायरेक्ट जब हम तेल डालते हैं तो पेशेंट का ये स्किन डायरेक्ट जले नहीं। गरम तेल तो ये दीवार के सहारे से तेल डालते हैं जिसमें से तेल भर जाए, और अगर डायरेक्ट तेल डालेंगे तो पेशेंट की स्किन जलेगी, तो गरम तेल की वजह से जलने के चांसेस होते हैं, इसलिए बेस में कॉटन लगा के फिर तेल डालते हैं। अभी जो पेशेंट हैं इनको क्या तकलीफ क्या है, किस वजह से? इनको घुटनों में तकलीफ है, जोड़ों में दर्द की तकलीफ है, सुजानुपृष्ठ वस्ती कहते हैं, है ना। इसको सामने से भी करते हैं, तो अगर पेशेंट को सामने की तरफ ज़्यादा तकलीफ होती है मांसपेशियों में तो सामने से करते हैं, इसलिए पीछे की ओर से इसलिए इनको तकलीफ यहाँ पे है तो इसको जानुपृष्ठ वस्ती कराई जाती है।
तो जैसा अभी हम बता रहे थे आपको कि अगर आर्थराइटिस है, घुटनों में पेन है, बहुत सारे ये बहुत इफेक्टिव है। इसको कम से कम 40 मिनट तक रखते हैं ऐसे। और ये मेडिकेटेड ऑयल है, नॉर्मल तेल नहीं है, ये मेडिकेटेड ऑयल है। कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इसमें? दशमूल की औषधियाँ इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल की, दशमूल है, रासना है, एरंड है, ये सारी निर्गुंडी है, ये सारी औषधियाँ जो कि वातशामक है, जो मतलब दर्द को बहुत ज़्यादा दूर करती है, उससे पकाया हुआ ये तेल रहता है। ये थेरेपी के अलावा जो पेशेंट हैं उनको क्या फिर मेडिसिन भी इसी फॉर्म में दिए जाते हैं? हाँ, या इससे भी इफेक्टिव होता है? ये तो इसका इफेक्ट लोकल इफेक्ट रहेगा, जहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। मेडिसिन की जो मेडिसिन है वो सारी वातशामक है, जैसे कि मैंने बताया वात पित्त कफ दोष इंपॉर्टेंट है ना, जो सारी तकलीफों के लिए वात पित्त कफ दोष ही होता है। तो जो वात दूर करने वाली औषधियाँ जड़ी बूटियाँ उनसे पकाया हुआ तेल है। तो इसमें गर्म तेल की वजह से वेजोडाइलेटेशन हो जाता है, साथ में तेल के कारण स्नेहन, जो वात दोष में रुक्षता होती है उसके कारण तकलीफ होती है, तो रुक्षता स्नेह के कारण रुक्ष गुण भी कम होता है, उससे भी दर्द दूर होता है। और जो जड़ी बूटियाँ हैं वात को दूर करने वाली मेडिसिन है, उसके कारण, उन मेडिसिनल वैल्यूज़ के कारण भी लोकल इफेक्ट होता है। साथ में हम पेशेंट को वातशामक चिकित्सा, उसकी बल्य चिकित्सा, उसके जोड़ों के मजबूत रहे, उसकी हड्डियाँ जो कमज़ोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रही है, उसके लिए भी औषधि साथ में देते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिलता है। लगभग इन शॉर्ट कितना समय लग जाता होगा इसे क्योर होने में? जैसे कि मैंने कहा कि आपको बीमारी कितनी पुरानी है उसके उस पर निर्भर करता है ना। अगर पेशेंट को 1 हफ्ता 10 दिन की तकलीफ है तो तुरंत इसको 1 हफ्ता 5 दिन 3 दिन से भी पेशेंट को काफ़ी आराम मिलने लगता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि नी रिप्लेसमेंट के लिए अगर पेशेंट को सजेस्ट किया गया है कि घुटना बदलना है तो उन पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। बिल्कुल, बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। जैसे कि हमने आपको ये तमाम पद्धतियाँ बताई हैं, कुछ बहुत सारे आपको ये जो उपचार चल रहा है इससे क्या है? ये सर्वांग स्वेदन, ये पूरा स्टीम बॉक्स है, पूरे बॉडी का स्वेदन कराने के लिए इसमें स्टीम कनेक्टेड है, मेडिकेटेड स्टीम भी है, वहाँ से आ रही है, वहाँ से ऑटोक्लेव से। ये पूरा स्टीम बॉक्स गर्म है। पेशेंट को पूरे बॉडी का अगर स्वेदन करना है, पूरे बॉडी में तकलीफ है, सारे शरीर में जोड़ों में दर्द है, ऐसी कोई व्याधि जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है, जैसे पक्षाघात के पेशेंट या मल्टीपल जॉइंट पेन्स हैं, है ना, या आमवात का पेशेंट है, तो उसमें सर्वांग स्वेदन की अगर आवश्यकता पड़ती है उससे कराते हैं। अभी गर्मी का समय है तो क्या ये जो स्टीम दी जा रही है तो वो अपना ये क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट है मैडम। ये गर्मी के कारण भी अगर उसमें तकलीफ पुरानी है, जो तकलीफ होती है, जोड़ों में तकलीफ है, स्टिफनेस है, पक्षाघात का पेशेंट है ना, तो उनमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट है, तो उसमें स्वेदन की आवश्यकता होती है और स्वेदन दिया जाता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप किसी ऐसे गाइडेंस में करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पर कि आप सुनते हैं, पढ़ते हैं और आप वो करने लग जाते हैं, आप वो ना करें। इसके लिए चिकित्सा की वो पद्धति का इस्तेमाल हमेशा परामर्श के साथ करें। और जैसा कामनी मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जो कि आप कर सकते हैं सिर्फ आयुर्वेद की मदद से। और आयुर्वेद का जो पंचकर्म सिद्धांत है जो कि 5 पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो पंचकर्म को अपनाएं और हमारे भारत की प्राचीन पद्धति है जिसे अपनाना बहुत आसान है और बहुत कारगर है। थैंक यू सो मच मैम। दिखाया और कामनी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से पंचकर्म प्रोसेस की जाती है और किन किन रोगों में कौन कौन से तरीके होते हैं पंचकर्म के। तो मैम बहुत अच्छी जानकारी और मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा। और अगर आपको भी लगता है कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप पंचकर्म में उपचार करना चाहते हैं, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और कामनी मैडम से हम गाइडेंस लेकर आपकी बात करवाएंगे और आप जब भी चाहें अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।